लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर रहे थे, उसी से ही रेलेवेंट है। तो उसी लेक्चर को लेकर मज़ीद आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या और बातें हैं जो एथिकल एंड सोशल इश्यूज़ को इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के अंदर एलेबोरेट कर रही हैं या उनको उजागर कर रही हैं। तो इसमें हमारे पास जो की पॉइंट्स हैं कि what ethical, social and political issues are raised by information system, what specific principles for conduct can be used to guide ethical decisions, and हमने ये सारे पॉइंट्स 1, 2, 3 एंड 4 ये बार बार डिस्कस किए हैं। आज ज़रा देखते हैं कि जो यूरोपीय यूनियन जिसके बारे में क्या कहती हैं, यूरोपियन प्राइवेसी लॉ जो है वो क्या कहता है। तो हमारे पास जो मॉरल डायमेंशन है इंफॉर्मेशन सिस्टम के को यूरोपियन जो डायरेक्टिव्स हैं उसके पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो वो किस तरह से इसके ऊपर काम कर रही हैं। तो हमारे पास जो यूरोपियन डायरेक्टिव्स हैं डाटा प्रोटेक्शन वो requires companies to inform people when they collect information about them and disclose how it will be stored एंड यूज्ड। हमने इससे पहले भी बात की है कि जी हाँ, जब भी हम बात करते हैं डेटा प्रोटेक्शन की तो हम यूएस की, यूरोपीय यूनियन की और यूएस की बात करते हैं। तो यूरोपीय यूनियन जो है वो बेसिकली डेटा सिक्योरिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही होती है, स्पेशली इंडिविजुअल्स की डेटा सिक्योरिटी के ऊपर। तो हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन जो डायरेक्टिव्स हैं वो ऑफिशियली जो डायरेक्टिव्स हैं यानी कि जो उनकी क्लॉज हैं वो 95, 46 और EC on the protection of individual with regards to the processing of personal data and on the free movement of such data। तो ये बेसिकली 3 क्लॉज हैं जो इंडिविजुअल्स की डेटा से की प्राइवेसी से रेलेवेंट है। तो यूरोपीय यूनियन जो है वो इन क्लॉज को अडॉप्ट कर किया था 1995 के अंदर। फिर इन्होंने इसको एज अ लेजिस्लेशन इम्प्लीमेंट करवाया था कि जी हमारे पास जो पर्सनल जो प्रोसेसिंग है डेटा की वो किस तरह से होगी। तो इसी तरह ही जितने भी यूरोपीय यूनियन के हैं या यूरोपीय यूनियन डायरेक्टिव्स जो डेटा प्रोटेक्शन रूल्स पे को फॉलो करते हैं उसके अंदर हमने देखा होगा कि हमारे पास जो यूरोपीय यूनियन मेंबर्स हैं nations cannot transfer personal data to countries with no similar privacy protection like यूरोपीय यूनियन कंट्रीज जो यूरोपीय यूनियन प्राइवेसी लॉ को फॉलो कर रहे होते हैं वो कभी भी किसी भी इंडिविजुअल के डाटा को यूएस बेस्ड प्राइवेसी प्रोटेक्शन के साथ शेयर नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि यूएस के अपने कानून हैं, अपनी लेजिस्लेशन है और यूरोप की अपनी लेजिस्लेशन है। तो इस तरह यूरोपीय यूनियन जो है वो मैं बार बार कह चुका हूँ कि वो इंडिविजुअल्स की प्राइवेसी पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। इसी तरह रिक्वायर्स द इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑफ कस्टमर की जो वो कंसेंट है उसकी रजामंदी है वो बहुत बहुत ज़रूरी समझी जाती है यूरोपियन यूरोपियन डायरेक्टिव्स के अंदर जो डेटा प्रोटेक्शन रूल्स को इम्प्लीमेंट करवा रही होती है। तो अगर हम बात करें यूएस की तो यूएस बिजनेसेस यूजेस द सेफ हार्बर फ्रेमवर्क। सेफ हार्बर फ्रेमवर्क क्या है कि वो अपने कानून, अपनी लेजिस्लेशंस, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को बना रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उनके अपने कानून हैं और अपने ही तरीके हैं कि वो किस तरह से किसी इंडिविजुअल की प्राइवेसी को, डाटा को कैसे वो शेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सेल्फ रेगुलेटरी policy to meet objectives of government legislation without involving government regulations or enforcement। तो यानी कि गवर्नमेंट का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता लेकिन वो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मे बी यूएस वो काम कर रहे होते हैं लेकिन वो अपने तरीके से अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के ज़रिए से वो डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और डाटा की प्राइवेसी को देख रहे होते हैं। अब इसमें हमारे पास बहुत सारे इंटरनेट चैलेंजेस भी आते हैं जो प्राइवेसी के अंदर आ रहे होते हैं। तो सबसे पहला जो चैलेंज है वो हमारे पास आता है कुकीज़ का कि कुकीज़ कैसे काम करते हैं। तो कुकीज़ बेसिकली हमारे पास जितनी फाइल्स होती हैं डाउनलोडेड बाय द वेबसाइट टू विजिटर्स हार्ड ड्राइव
to help identify visitors browser and track visits to site. अब ये आपको पता है कुकीज़ से हम पहले से ही वेल फ़ेमिलियर हैं कि कुकीज़ कैसे काम करती हैं, कि कुकीज़ बेसिकली आपके पास फाइल्स होती हैं जो डाउनलोडेड होती हैं वेबसाइट से, कहाँ पे? उस विज़िटर के सिस्टम की हार्ड ड्राइव के अंदर। आइडेंटिफ़ाई करने के लिए उसके वेब ब्राउज़र की हिस्ट्री को, उसके ट्रैक को, कि वो कौन-कौन सी वेबसाइट्स को कैसे वो विज़िट करता है। तो ऐसे ही वो जो कुकीज़ हैं वो अलाउ करती हैं वेबसाइट्स को टू डेवलप प्रोफाइल ऑन विज़िटर्स। अब यहाँ पे आप देखें कि ये कुकीज़ का कॉन्सेप्ट है या वेब बेकन्स का वर्क का कॉन्सेप्ट है या यहाँ पे स्काईवेयर का कॉन्सेप्ट है। ये बेसिकली आपके पास जितनी भी बिहेवियरल टारगेटिंग होती है इसकी तरफ लेके जा रहा होता है। कि हम कैसे किसी इंडिविजुअल को मॉनिटर कर सकते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो किस तरह की पोस्ट करता है, वो किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करता है। तो बिल्कुल उससे ही रेलेवेंट फिर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन उस इंडिविजुअल को वो सारे कंटेंट्स शो करवा रही होती है। तो ये डाटा बेसिकली गूगल भी प्रोवाइड कर रहा होता है और इवन यूट्यूब उसकी एक आप ये कह सकते हैं कि सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो भी इसी तरह की बिहेवियरल टारगेटिंग के ऊपर काम कर रही होती है। जैसे ही वेब बैकएंड्स है या बग्स है, ये टिनी ग्राफिक एम्बेडेड इन अ email and web pages to monitor how is reading messages। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे पास स्काईवेयर्स भी आते हैं, ये सिक्योरिटीली इंस्टॉल्ड ऑन यूजर्स कंप्यूटर। अब आपके पास बेसिकली ये की लॉगर्स होते हैं या आपके पास ये की स्ट्रोक्स होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं कि आपकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर रहे होते हैं। मे ट्रांसमिट यूजर्स की स्ट्रोक और डिस्प्ले अनवांटेड एड्स। तो आपको देखा होगा कि अनवांटेड एड्स आ रही होती हैं जो वो यूजर्स के सिस्टम के ऊपर वो डिस्प्ले करवाई जा रही होती है, ये स्काईवर्स के की वजह से हो रही होती है। तो गूगल जो है वो बेसिकली कलेक्शन कर रहा होता है प्राइवेट डाटा की, और बेसिकली ये किस काम के लिए यूज़ करता है? किसी की बिहेवियरल टारगेटिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा होता है। अब बेसिकली हम देखते हैं जी कि कुकीज़ कैसे आइडेंटिफाई करती हैं वेब जो उसके विजिटर्स होते हैं उनको। तो बेसिकली इससे पहले कि हम इसको ज़रा थोड़ा-सा सीक्वेंस को डिस्कस करें कि किस तरह से क्या रिक्वेस्ट जा रही होती हैं यूज़र से सर्वर की तरफ और सर्वर से यूज़र की तरफ। तो पहले थोड़ा-सा एक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि कुकीज़ का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है। अभी हमने डिस्कस किया लेकिन इसको देख लेते हैं। अगर इसको ब्रॉडकास्ट सेंस में देखें तो कुकीज़ अलाउ कर रही होती है वेबसाइट टू स्टोर स्टेट इन्फॉर्मेशन ऑन योर मशीन। This information lets a website remember that site your browser is in, and ID is one simple piece of state information. If an ID exists on your machine, the site knows that you have visited before. अब हमने क्या करना है कि इस सीक्वेंस को देखना है कि जी कुकीज़ कैसे काम कर रही हैं। तो फर्स्ट जो स्टेप है उसमें आप देखें, द वेब सर्वर रीड्स द यूजर्स वेब ब्राउज़र एंड डिटरमाइन द ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र नेम, वर्जन नेम, इंटरनेट एड्रेस एंड अदर इंफॉर्मेशन। स्टेप के अंदर क्या हो रहा होता है? द सर्वर ट्रांसमिट अ टिनी टेक्स्ट फाइल with user identification information called a cookie, which is the user browser receive and store on the user computer hard drive. Third step के अंदर when the user returns to the website, the server requests the contents of any cookie it deposited previously in the user's computer। then fourth step के अंदर क्या हो रहा होता है? उसको वेलकम किया जा रहा होता है। the web server reads the cookies, identify the visitor and calls up data on the user। तो आप देखिए कि बेसिकली cookies are written by a website on a visitor's hard drive। when the visitor return to the website, the web server requests the ID number from the cookies and use it to access the data stored by that server on that visitor। The website can then use these data to display personalized information। तो बिल्कुल इसी सीक्वेंस के अंदर कुकीज़ जो होती हैं वो आइडेंटिफाई करवा रही होती हैं किसी भी वेब ब्राउज़र को।
वेब विजिटर को, सॉरी। अब इसमें हमारे पास देखें कि यूएस लॉज जो हैं वो बिजनेस के टू गैदर ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन, यूज देयर यूज दिस marketing purposes. For example, online industry promotes self-preference over privacy legislation। तो मैंने भी बताया था कि ऑनलाइन इंडस्ट्री जो है वो बिहेवियरल टारगेटिंग को देख रही होती है, तो वो ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इंडिविजुअल्स के डाटा को कलेक्ट करती है और बिल उससे रेलेवेंट वो ऐड उसकी मशीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही होती है। लाइक वो फेसबुक यूज़ कर रहा है या आप कोई गूगल की कोई भी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपके पास देखेंगे डिफरेंट एड्स आ रही होती हैं जो आपकी उस नेचर से रेलेवेंट होती हैं, क्योंकि वो सारा डाटा उन ऑर्गेनाइजेशन ने इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर किया होता है जो इन्होंने आपके बारे में कलेक्ट किया होता है। तो इसी तरह ही कहते हैं हाउएवर our extent of responsibility taken arrives. Statement of information use, opt out, हमारे पास सिलेक्शन बॉक्सेस होते हैं, ऑनलाइन सेल्स ऑफ प्राइवेसी प्रिंसिपल्स। तो मोस्ट वेबसाइट्स डू नॉट हैव एनी प्राइवेसी पॉलिसीज। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस की आपको पता है कि जिनकी वेबसाइट्स जो एग्जिस्ट कर रही होती हैं उनके ऊपर कोई भी प्राइवेसी पॉलिसी नहीं होती। कोई भी किसी भी टाइम किसी की इंफॉर्मेशन को देख सकता है, शेयर कर सकता है, वहाँ से मॉडिफाई कर सकता है, एक्सेट्रा। तो अब यूएस के अंदर ये अभी भी ऑप्शन अवेलेबल है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो आपके डाटा को कलेक्ट कर रही है वो किसी थर्ड पार्टी के साथ आपके डाटा को शेयर कर सकती है। अब यहाँ पे ऑप्ट आउट और ऑप्ट इन बेसिकली कॉन्सेप्ट है क्या? ऑप्ट आउट और ऑप्ट इन, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी जगह पे जाके हम अपना कोई लॉगिन क्रिएट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जी जब हम लॉगिन क्रिएट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस आ रही होती हैं। उन ऑप्शंस के अंदर हमारे पास डिफरेंट चेक बॉक्सेस होते हैं। अब हम चेक बॉक्सेस को पहले से फॉर एग्जांपल कि अगर वो पहले से ही वो मार्क नहीं है तो हम उनको मार्क करते हैं, फिर हम जाके उनको एक्सेप्ट करते हैं, तो ये हमारे पास ऑप्ट आउट ऑप्शन आ सकती है। तो इसी तरह ही अगर वो ऑप्ट इन में हमारे पास ये ऑप्शन है कि जी अगर फॉर एग्जांपल हम दोबारा से ही वो पूरा एक साइन अप पेज को बना रहे हैं, वहाँ पे जाके डिफरेंट यूजर नेम पासवर्ड पासवर्ड दोबारा वो मांग रहे होते हैं, कोई और इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहे होते हैं, वहाँ पे दो तीन बॉक्सेस ऑलरेडी चेक्ड होते हैं, तो हम उनको जाके अनचेक कर सकते हैं। तो ये हमारी अपनी मर्जी होती है कि जी हम इसको चेक आउट चेक इन करें या चेक आउट करें। तो ऑप्ट आउट में आप देखें एन ऑप्ट आउट मॉडल of informed consent permit the collection of personal information until the consumer specifically requests that the data not be collected। इसी तरह ये ऑप्ट इन में हमारे पास है ऑप्ट इन मॉडल ऑफ इनफॉर्म्ड कंसेंट इन विच द बिजनेस इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम collecting any personal information unless the consumer specifically takes action to approve information collection and use। Here the default option is no collection of user information। अब हमारे पास ऑप्ट आउट और ऑप्ट इन का कॉन्सेप्ट जरा थोड़ा सा अच्छा हो गया। अब हम जरा नेक्स्ट देखते हैं कि टेक्निकल सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो टेक्निकल सोल्यूशन में हमारे पास P3P, बेसिकली P3P हमारे पास एक प्रोटोकॉल है। तो ये हमें बेसिकली क्या अलाउ कर रहा होता है कि ये हमारे पास जितनी भी वेब साइट्स होती हैं वो कम्युनिकेट कर रही होती हैं प्राइवेसी पॉलिसीज के साथ विजिटर्स के, तो उनको वो देख रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है। तो ये बेसिकली ये प्रोटोकॉल है डेट स्पेसिफाइज अ वे टू डिटरमाइन इफ अ वेबसाइट्स सिक्योरिटी पॉलिसी मीट्स यूजर प्राइवेसी रिक्वायरमेंट। तो अगर तो वो वेबसाइट की सिक्योरिटी है वो मीट करती है यूजर की रिक्वायरमेंट्स के साथ जो वो चाह रहा होता है। तो P3P इंक्लूड्स अ machine readable vocabulary and syntax that can be used to describe website security policy and consumers self-identified प्राइवेसी प्रेफरेंसेस। तो बिल्कुल इसी तरह ही ये जो P3P प्रोटोकॉल है ये बेसिकली अलाउ करता है वेबसाइट टू कम्युनिकेट प्राइवेसी पॉलिसीज टू विजिटर वेब ब्राउजर यूजर्स। यूजर specify privacy level described in browser setting
For example, medium level accept cookies from first party host site that have opt in और opt out policies. मैंने अभी बताया opt in और opt out क्या चीज़ें हैं, but reject third party cookies that use personally identifiable information without an opt in policy. अब हमारे पास बेसिकली P3P बेसिकली काम कैसे करता है। अगर हम इसके थोड़े से सिनेरियो के अंदर जाएं कि P3P काम कैसे करता है, तो फर्स्ट हमारे पास बेसिकली यूज़र और एक सर्वर। डेफिनेटली सर्वर बेसिकली हमारे पास एक वेब सर्वर होता है। तो हमारे पास जो सीक्वेंस चल रहा होता है वो बेसिक 4 स्टेप्स के अंदर चल रहा होता है। फर्स्ट स्टेप के अंदर वो बेसिकली गेट कर रहा होता है HTTP रिक्वेस्ट P3P पॉलिसी फाइल्स को। तो वो यूजर रिक्वेस्ट करता है वेब सर्वर से, तो वेब सर्वर जब रिप्लाई करता है तो सेंड P3P पॉलिसी फाइल्स सेंड कर रहा होता है। फिर यूजर HTTP गेट रिक्वेस्ट वेब पेजेस की रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि गेट वो करना चाह रहा है उन वेब पेजेस को, एंड फिर वेब सर्वर जो फोर्थ स्टेप है उसके अंदर सेंड कर रहा होता है उन वेब पेजेस को। तो लास्ट वन जो फिफ्थ वन है वो डिस्प्ले किया जा रहा होता है डिस्प्ले पेज एंड पॉलिसी टू यूजर्स। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे पास P3P enables websites to translate their privacy policies into the standard format that can be read by users web browser software. The web browser software evaluates the website's privacy policy to determine whether it is compatible with the user's privacy preferences. तो उसको बिल्कुल उसके साथ चेक कर रहा होता है कि यूजर की प्रेफरेंसेस क्या है, जो प्राइवेसी पॉलिसी ने डिटरमाइन किया है, क्या उनके दरमियान कंपैटिबिलिटी है। अगर तो कंपैटिबिलिटी होती है तो देन डेफिनेटली वो सारे के सारे वो स्टैंडर्ड जो है वो मीट किए जा रहे होते हैं। तो ये प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इस प्रोटोकॉल को बेसिकली यूज तब ही किया जाता है जब हम ये चाह रहे होते हैं कि वेबसाइट्स जो सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं वो यूजर्स की प्राइवेसी रिक्वायरमेंट्स के साथ मीट कर सकें। अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी राइट्स हैं। प्रॉपर्टी राइट्स में हम सबसे पहले बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल ऑपरेशंस, लाइक किसी की ज़ाती मलकियत को हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कह सकते हैं। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो थ्री डिफरेंट वेज के अंदर हम देख सकते हैं कि किस तरह से थ्री मेन वेज दैट प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब पहला जो है प्रोटेक्शन वो हमारे पास क्या आता है, ट्रेड सीक्रेट ले लेना चाहिए, लाइक इंटेलेक्चुअल वर्क और प्रोडक्ट बिलोंगिंग टू बिजनेस नॉट इन द पब्लिक डोमेन, तो ये हमारे पास एक ट्रेड सीक्रेट हो जाएगा। इसी तरह कॉपीराइट भी लिया जा सकता है। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रांट हो सकती है प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रॉम बिगिनिंग कॉपीड फॉर द लाइफ ऑफ द ऑथर प्लस 70 ईयर्स, यानी कि 70 साल तक कॉपीराइट्स में रह सकता है। इसी तरह पेटेंट्स लिए जा सकते हैं ग्रांट्स क्रिएटर to invention and exclusive control on idea behind invention for 20 years, तो 20 साल तक ये आपके पेटेंट्स में भी रह सकता है। तो ये हमारे पास थ्री डिफरेंट प्रोटेक्शन है, वेज हैं जिसके ज़रिए से हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नंबर वन ट्रेड सीक्रेट्स आ सकते हैं, कॉपीराइट्स आ सकती हैं, एंड देन हम उसके पेटेंट्स ले सकते हैं। इसी तरह जो चैलेंजेस आते हैं हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में, उसमें डिजिटल मीडिया डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल मीडिया, ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि डिजिटल मीडिया क्यों डिफरेंट है फ्रॉम फिजिकल मीडिया। लाइक एस टू रेप्लिकेशन ईजी है रेप्लिकेट का, आपको पता है कि जी हमारे पास जो डिजिटल मीडिया है विदाउट एनी हेजिटेशन हम इसकी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं, हम उनको मल्टीपल लोकेशंस पे स्टोर कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह एस टू ट्रांसमिशन नेटवर्क इंटरनेट बहुत यानी कि इजी है कि आप किसी भी डिजिटल मीडिया को, कोई फाइल है, कोई टेक्स्ट फाइल है, कोई ऑडियो है, कोई वीडियो है, आप उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। डिफ़िकल्टी इन क्लासिफाइंग सॉफ्टवेयर, ये ज़रा थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी आ सकती है कि कौन से सॉफ्टवेयर है जो क्लासिफाई किए स्पेसिफिकली इन टर्म्स के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। कम्पैक्टनेस हमारे पास आती है और डिफ़िकल्टीज़ इन एस्टेब्लिशिंग यूनिकनेसेस। तो ये कुछ हमारे पास ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ज़रिए से हम इन चीज़ों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि किस तरह से डिजिटल मीडिया डिफरेंट है फिज़िकल मीडिया से।
ऐसे डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट आया था, जो क्या कहता है कि मेक इट इलीगल टू सर circumvent technology based protection of copyrighted materials। तो ये बेसिकली हमारे पास डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट है, जो बेसिकली कॉपीराइटेड जितना भी कंटेंट्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, उनको देख रहे होते हैं। इसी तरह हमारे पास अकाउंटेबिलिटी है, लाइबिलिटी कंट्रोल है, कंप्यूटर रिलेटेड लाइबिलिटी प्रॉब्लम्स। इफ सॉफ्टवेयर फेल्स, हु इज रिस्पॉन्सिबल? तो डेफिनेटली अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर लिया है और फेल है कि किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए हमने बनवाया है, तो अगर वो टास्क परफॉर्म नहीं हो रहे, देन इफ सीन एज पार्ट ऑफ मशीन दैट or harms, software reducer and operator may be answerable। तो हमारे पास सॉफ्टवेयर जो प्रोड्यूसर है और ऑपरेटर है, वो उसका आंसरेबल है, रिस्पॉन्सिबल है कि क्यों नहीं काम कर रहा। इफ सीम्स एज अ सिमिलर टू बुक, डिफिकल्ट टू होल्ड author publisher responsible। And last one है, what should liability be if software seen as services? अगर वो सर्विस है, तो would this be similar to telephone system not being answerable for transmitted message? तो क्या ये भी आपके पास थ्री ऑप्शन है। अगर ये हार्मफुल है, तो उसका वो जो प्रोड्यूसर है, वो उसका ऑपरेटर है, वो आंसरेबल है। अगर आपको लग रहा है कि ये कोई किसी पब्लिशर का है, बुक का है, तो जाहिर बात है कि बुक को होल्ड करना मुश्किल हो सकता है। अगर ये आपकी लाइबिलिटी है, तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आ रहा है, तो डेफिनेटली टेलीफोन सिस्टम मे बी सिमिलर टू टेलीफोन सिस्टम नॉट बीइंग आंसरेबल। टेलीफोन सिस्टम इस चीज़ का आंसरेबल नहीं होता कि जी आपके जो मैसेजेस हैं वो ट्रांसमिट हो गए हैं या नहीं हो गए हैं। तो इस तरह से हम कंप्यूटर रिलेटेड लाइबिलिटी प्रॉब्लम्स को देख रहे होते हैं। आगे हमारे पास सिस्टम क्वालिटी होती है, डेटा क्वालिटी है, एंड सिस्टम एरर्स हैं। अब व्हाट इज एन एक्सेप्टेबल टेक्नोलॉजिकली फिजिबल लेवल ऑफ सिस्टम क्वालिटी? तो हमारे पास लॉसलेस सॉफ्टवेयर इज इकोनॉमिकली अनफिजिबल। तो थ्री प्रिंसिपल्स जो हमारे पास होते हैं, पुअर सिस्टम परफॉर्मेंस। नंबर वन में हमारे पास सिस्टम्स बग्स आते हैं, एरर्स आते हैं, हार्डवेयर एंड फैसिलिटी फेलियर्स आते हैं, एंड लास्ट वन हमारे पास पुअर इनपुट डेटा क्वालिटी, मोस्ट कोर्स ऑफ बिजनेस सिस्टम फेलियर आ रहा होता है। तो ये हमारे पास थ्री प्रिंसिपल सोर्सेज हैं किस चीज़ के, हम ऑफ पुअर सिस्टम परफॉर्मेंस के। इसी तरह क्वालिटी ऑफ लाइफ, इक्विटी, एक्सेस एंड हमारे पास बाउंड्रीज। हम लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि बाउंड्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमने किसी भी चीज़ को कंट्रोल में रखना है, तो हमें उसके प्रिविलेजेस, उसके राइट्स क्रिएट करना पड़ेंगे। तो यहाँ पे अब हमारे पास देखें जी, हमारे पास नेगेटिव सोशल कंसिक्वेंसेज ऑफ द सिस्टम में क्या क्या आते हैं। बैलेंसिंग पावर आती है, रैपिडिटी आती है, चेंजेस के अंदर मेंटेनेंस बाउंड्रीज है, और डिपेंडेंसीज एंड वनरेबिलिटीज की बात करते हैं। तो सबसे पहले बैलेंस की बात करते हैं। बैलेंसिंग पावर कैसे हो सकती है? ऑल दो कंप्यूटिंग पावर डिसेंट्रलाइजिंग की डिसीजन मेकिंग रिमेन सेंट्रलाइज्ड। तो बिल्कुल इसी तरह रैपिडली हमारे पास जो रैपिडिटी आ रही है ऑफ चेंजेस के अंदर, बिजनेस में नॉट हैव एनफ टाइम टू रिस्पॉन्ड टू ग्लोबल कंपटीटर्स। तो बिल्कुल इसी तरह मेंटेनेंस क्या है, कंप्यूटर इंटरनेट यूज़, हमारे पास वर्क डेज, हमारे पास इसी तरह और फैमिली पर्सनल टाइम्स। तो ये सारी हमारे पास बाउंड्रीज को मेंटेन करना पड़ेगा कि जिसकी वजह से हमारे पास जो नेगेटिव सोशल कंसिक्वेंसेज हैं सिस्टम के, वो रेज हो रहे होते हैं। ऐसे डिपेंडेंसीज एंड वनरेबिलिटीज की बात करते हैं। पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस एवर मोर डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर सिस्टम। तो ये डिपेंडेंसीज हैं जो बेसिकली पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन टोटली फुली फंक्शनली डिपेंड कर रहे होते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर, ईच एंड एवरी के अंदर। इसी तरह कंप्यूटर क्राइम्स एंड अब्यूज़ की बात करते हैं। तो डेफिनेटली कंप्यूटर क्राइम बेसिकली हमारे पास एक मिशन ऑफ इलीगल एक्ट थ्रू यूज़ ऑफ कंप्यूटर और अगेंस्ट अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर में भी ऑब्जेक्ट और इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्राइम। तो ये बहुत
आजकल के दौर में कंप्यूटर आपको पता है कि एज अ वेपन यूज़ किया जाता है किसी की डिग्निटी, किसी की प्राइवेसी को, किसी की इंफॉर्मेशन को इलीगली अनऑथोराइजली एक्सेस करने के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है, अब आप देखें कि आज के दौर में इंटरनेट का दौर है, इतना फास्टेस्ट कम्युनिकेशन लिंक्स का दौर है। तो अभी साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग, इसी तरह हैरेसमेंट की बातें होती हैं। तो ये डेफिनेटली इसके पीछे जो विक्टिम होते हैं वो कंप्यूटर का मिसयूज होता है। तो कंप्यूटर अब यूज अनएथिकल एक्ट्स, नॉट इनलीगल, स्पैम, हाई कॉस्ट फॉर बिजनेसेस इन डीलिंग विद स्पैम। तो हमें पता है कि स्पैम्स आ रहे होते हैं, बहुत सारे स्पाईवेयर्स आ रहे हैं, बग्स क्रिएट किए जा रहे होते हैं डेली बेसिस से, वायरसेस क्रिएट किए जा रहे होते हैं जो विजिटर्स के सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल किए जा रहे होते हैं। वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं जहाँ से वो डाटा को कलेक्ट कर किया जा रहा होता है, किसी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को। इवन के जी क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स हो रही होती हैं, वहाँ से पिन कोड्स को या क्रेडिट कार्ड नंबर्स को हैक किया जा डिफरेंट पर्पसेस के लिए, जो इनलीगल है, अनऑथोराइज्ड है, उनको वो करना और उनको अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए यूज़ किया जा रहा होता है। इसी तरह एम्प्लॉयमेंट है, री इंजीनियरिंग वर्क रिजल्टिंग इन लॉस्ट जॉब्स। तो ये भी हमारे पास एम्प्लॉयमेंट सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि मशीनों की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, ये एक फॉर एग्जांपल 10 मैन फोर्स थी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो 10 लोग मिलके एक काम को कर रहे थे। जब सिस्टम आते हैं तो सिस्टम रिप्लेस कर देते हैं इंसानों को। तो वो कंप्यूटर जो होते हैं, मे बी एक जो आपके पास कोई ऑर्डिनरी कंप्यूटर है वो 10, एक मशीन जो है वो 10 ऑर्डिनरी पीपल को रिप्लेस कर सकती है, लेकिन मे बी वो जो 10 एक मशीन है उसको भी तो किसी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन ने डिज़ाइन किया होता है। तो डेफिनेटली जब ऐसे सिस्टम आते हैं तो वहाँ यहाँ पे भी चांसेस होते हैं कि जी कंप्यूटर के ज़रिए से आप क्राइम कर सकते हैं, उसको मिसयूज़ कर सकते हैं। इसी तरह सिक्योरिटी आती है एंड एक्सेस आता है, डिजिटल हमारे पास डिवाइड आता है। सर्टन ethnic and income group in the United States less likely to have computer or internet access। तो इसके हमारे पास और बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जो ये रियलाइज करवा रहे होते हैं, ये हमें बता रहे होते हैं कि जी कंप्यूटर को किस तरह से मिसयूज़ किया जा सकता है। इसी तरह आज हम ज़रा इसकी थोड़ी-सी समरी पे जाते हैं, क्या हमने इन लेक्चर्स में क्या-क्या देखा है। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड देयर इश्यूज़ आते हैं, एथिकल इश्यूज़ रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन सिस्टम थे, रूल्स हमने डिस्कस किए, बहुत सारे गोल्डन रूल्स थे हमारे पास, कैंडिडेट एथिकल रूल्स थे। तो इसी तरह हमने एफटीसी, एफआईपी के भी रूल्स को डिस्कस किया था। इसी तरह पॉलिसीज़ को रिस्क रिलेटेड टू आईएस इसकी भी बात की, हाउ टू आइडेंटिफाई एंड हैंडल प्रॉब्लम्स थे, मॉडल्स टू आइडेंटिफाई एथिकल इश्यूज इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। इसके साथ हमारा आज का ये लेक्चर जो है ये एंड होता है। इसमें हमने बेसिकली इन 4 पॉइंट्स को डिस्कस करने की कोशिश की थी, जिसमें हम एथिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज जो रेज्ड हो रहे थे इंफॉर्मेशन सिस्टम की वजह से, और कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जो इसकी एथिकल डिसीजंस के लिए हम कंडक्ट कर सकते हैं, और किस तरह से हम किसी की इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और किस तरह से हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को अफेक्टेड बना सकते हैं एवरीडे लाइफ के अंदर। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। अगर कोई क्यूरी है तो इंशाल्लाह हम उसको ग्रुप में डिस्कस करेंगे। तो आप इन लेक्चर्स को ज़रा गौर से सुनिएगा, रीड भी करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।